नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस अंक में हमने जिन जानी मानी हस्ती को आमंत्रित किया है वो बहुत ही खास है। खास इसीलिए क्योंकि ये पर्यावरण और पर्यटन से जुड़ी हुई है और इनका काफ़ी सारा योगदान हमारे द्वीप समूह के लिए बना हुआ है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी श्रीमती रश्मीत कौर जी का। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है रश्मीत जी। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। रश्मीत जी, सबसे पहले तो हम हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करती है, आपकी स्टडी कहाँ पर हुई है और आपके परिवार में कौन कौन है? जी बिल्कुल। मेरा नाम रश्मीत कौर है। मैं यहाँ अंडमान द्वीप समूह में पैदा हुई हूँ। मेरी फैमिली प्री 1942 से बिलोंग करती है, जब हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 से। उससे पहले की फैमिली हमारी यहाँ पर रही है। मेरे फैमिली में मेरे पिताजी हैं मिस्टर देवेंद्र पाल सिंह, मेरी माताजी जिनका नाम है गगनदीप कौर, मेरा एक छोटा भाई है जो हमारी होटल इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी में काम करता है। मेरी एक बहन है जो हेल्थ केयर में काम करती है, पर उनका पोर्ट ब्लेयर और अंडमान द्वीप समूह से काफ़ी लगाव है मेरी तरह। और मैं भी अपनी फैमिली में के बिज़नेस में अपने पर्यावरण और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करती हूँ और मेरा पोर्ट ब्लेयर से काफ़ी लगाव है। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका पोर्ट ब्लेयर से काफ़ी लगाव है, ये जानना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल आप कहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में हैं या बाहर कहीं सेटल है? जी, मैं एक्चुअली फाइनेंस का कामकाज करती हूँ बाहर में, टोरंटो में। और मेरा पोर्ट ब्लेयर हर साल मैं पोर्ट ब्लेयर आती हूँ और फाइनेंस के बेसिस में यहाँ पर अपनी फैमिली को हेल्प करती हूँ। जैसे कि हमने सुना है कि आप काफ़ी पर्यावरण प्रेमी हैं, नेचर से काफ़ी जुड़ाव है आपको, तो आपने इस द्वीप समूह को इको फ्रेंडली बनाने के लिए आपने आपके परिवार की ओर से क्या क्या योगदान रहा है? मेरी परिवार का इको फ्रेंडली पर्यटन के मुद्दे में अगर बात जाए, बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा। सबसे पहले तो मेरे पिताजी ने जब इस टूरिज़्म को, जिस नज़रअंदाज से पर्यटन को देखा, उस ज़माने में काफ़ी कम लोग थे जो अंडमान द्वीप समूह को के फ्यूचर के बारे में सोचते थे। अच्छा। उन्होंने यहाँ पर होटल खोला और यहाँ पर उन्होंने बोट का बिज़नेस भी करते थे मेरे पिताजी, जहाँ पर टूरिस्ट, जिस तरह की वंडूर जो जेटी है हमारी, वहाँ पर हमारे काफ़ी बोट्स होते थे जो कि टूरिस्ट को लेके जाते थे। जॉली बॉय, रेड स्किन और वहाँ के बाहर जो विदेशी जो पर्यटन थे और जो लोकल जो भारत के थे, उनको भी अलग अलग से कॉरल्स वगैरह दिखाते थे। तो हमारा हॉस्पिटैलिटी, हमारे होटल इंडस्ट्री और बोट्स का बिज़नेस मोस्टली होता था। पर जो भी हमारा मेरे फैमिली ने जो पर्यटन के लिए किया है, वो सारा टूरिज़्म की इंडस्ट्री के लिए ही किया है। आपने जैसे कि बताया कि आपके बहुत सारे होटल्स हैं, तो क्या खासियत है आपके होटल्स की? हम हमेशा जब अपने होटल्स बनाते हैं, मुझे होटल वर्ड नहीं पसंद है एक्चुअली। अच्छा। मुझे अच्छा लगता है अगर आप बोलें कि एक रहने की जगह हो, जहाँ पर एक आपको ऐसा लगे कि आप नेचर के साथ हैं, जुड़े हुए हैं। तो अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ बनाते हैं जहाँ लोग बाहर से आएँ, तो उनको ऐसा लगे कि वो एक जंगल या एक फॉरेस्ट में रह रहे हो, एक एनवायरनमेंट के साथ उनका कुछ रिश्ता हो, जो कि मैंने बचपन में काफ़ी एहसास किया है। अच्छा। और मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं छोटी थी और अपने घर पे 2 मिडल पॉइंट में रहती थी, पुराने घर पे, तो मेरे दादाजी मुझे काफ़ी बार सुबह उठ के लेके जाते थे। तो मेरे घर के पीछे में सेक्रेटेरिएट होता था और वहाँ पर इतने अच्छे महुए और बहुत घने घने पेड़ होते थे, जहाँ पर मैं जंगली कबूतर और कोयल की आवाज़ सुनती थी। और वहाँ से पैदल चल के हम जाते थे मरीना पार्क, और मरीना पार्क में हम देखते थे समुद्र, और समुद्र के सामने हम देखते थे माउंट हैरियट और रॉस आइलैंड जहाँ पर मेरी दादी का जन्म हुआ। अच्छा। 1930 में। अच्छा। तो मेरा बचपन ऐसे गुजारा। मतलब मैंने काफ़ी अपने नेचर और चिड़ियों और अलग अलग तरह के एनिमल्स को देख के, सी एनिमल्स को भी देख के, तो मुझे इसलिए मेरे ख्याल से इतना एनवायरनमेंट और टूरिज़्म पे और यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है।
कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप होटल्स बनाएं या कोई भी बिजनेस करें तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो होटल्स है वो इको फ्रेंडली है, मुझे लगता है कि लकड़ियों से या फिर बम्बू वगैरह से ही आपने होटल्स बनाए हैं ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो स्वराज द्वीप में जो हमने बनाए हैं रहने के लिए, जो पर्यटन आते हैं, इको फ्रेंडली रहने की जगह बनाई है। तो जैसे टीक वो जो है जो यहाँ का है उससे सारे कमरे बने हैं लकड़ी के। और हमने ज़्यादा पेड़ों को नहीं काटा है। हमने ऐसा बनाया है जिसमें कि सामने समुद्र हो और सामने बहुत घना जंगल दिखे उन्हें और नारियल के पेड़ दिखें। अच्छा। और चिड़ियों की आवाज़ सुनने को मिले। अगर हम सब कुछ तोड़ देंगे और अगर हम जंगल को बरकरार नहीं रखेंगे तो वो सुंदरता जो है एक पर्यटन को मिलती है, जो आजकल बम्बई और दिल्ली जैसी जगह जहाँ पर पोल्यूशन है नहीं मिलती, वो फिर बरकरार रखने के लिए हम चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस जो है वो बाहर के पर्यटकों को मिले। प्रकृति की जो सुंदरता है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो रश्मित जी, क्या कारण है आप यहाँ जन्मी है, इस धरती से जुड़ी हुई है, बाहर रहने के बावजूद भी इतने सालों बाद भी आपका लगाव आज भी अंडमान द्वीप समूह से वैसे ही बरकरार है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये है कि मैंने अंडमान के अलावा संसार में बहुत सी जगह मैं गई हूँ। अच्छा। वहाँ पर मैंने वहाँ पर रिसर्च किया है, वहाँ पर देखा है कि लोग कैसे रहते हैं और उनके क्या विचार हैं। जिस तरह हम बाहर जगह अगर हम जाएं दिल्ली बॉम्बे में, वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो एक कंक्रीट जंगल है। अच्छा। और आजकल ऐसा हो गया है कि लोग चाहते हैं कि वो नेचर के साथ रहें। उनको नेचर से जो सुकून मिलता है वो आई थिंक एक कंक्रीट जंगल में रह के डेफिनेटली आपको कभी नहीं मिलेगा। तो वो देख के मेरे को लगता है कि देश और विदेश में पर्यावरण एनवायरनमेंट का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आज के ज़माने में सब चाहते हैं कि वो नेचर के बीच में आए और नेचर के बीच में एक्सपीरियंस करें। और अंडमान द्वीप समूह इतनी सुंदर जगह है। मुझे लगता है कि अंडमान द्वीप समूह को जिस तरह हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमने ऐसी जगह जन्मी है जिसके वजह से हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, और लोग बाहर के आनंद ले सकते हैं इसके बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में। जी बिल्कुल, जो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, आप दुनिया में कहीं भी घूम लो, लेकिन अंडमान में जो आपको सुकून है, जो शांति है, वो आपको कहीं पर बिल्कुल। अंडमान की जो हवा है उसमें जादू है। बिल्कुल। तो आप जब विदेश से आप जब अंडमान आती है वापस, तो क्या अंतर नज़र आता है आपको पहले में और अब में? आपको उसमें कुछ नुकसान नज़र आता है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ, हमारा अंडमान भी अभी डेवलप हो रहा है, तरक्की हो रही है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही ज़रूरत थी अंडमान द्वीप समूह में, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारा जो रोज़गार है यहाँ के लोगों के लिए, वो है टूरिज़्म। तो टूरिज़्म से ही हर चीज़ शुरू होती है। आप और मैं भी एक तरह से टूरिज़्म से ही जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जो पहले जो होता था अंडमान द्वीप समूह और आज का जो अंडमान द्वीप समूह है, उसमें काफ़ी मतलब बदलाव आया है। तो एक तो ये है कि इतनी यहाँ पर गाड़ियाँ आने लगी हैं, तो वो जो एक आइलैंड का जो द्वीप समूह का जो होता है फील, वो काफ़ी तरह से जाने लग गया है। अच्छा। दूसरी बात है, यहाँ के जो लोग हैं और जो टूरिस्ट जो आते हैं, वो यहाँ के एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक फेंकते हैं, कागज़ फेंकते हैं, उससे हमारे बीचेस, उससे हमारी मरीन लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़राब हो रही है। तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जैसे हम टूरिज़्म से रिलेटेड हैं और बोट्स जो जाती हैं एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड में, मुझे लगता है कि बोट के जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि
ऑयल का स्पिलेज ना हो, अच्छा। डीजल वगैरह, क्योंकि वो अगर मरीन लाइफ या कॉरल्स के वहाँ चले जाएं तो वो सारे स्टार फिश जगह जैसे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ तक भी इस जगह में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ का स्कूबा डाइविंग, जो अंदर जो पानी के दुनिया अंदर जो है, दुनिया है जी, वो जी, एहसास करना है। जी। और जो पूरे संसार में अगर आप देखा जाए तो स्कूबा डाइविंग और अंडर वाटर की जो मतलब पानी के अंदर जो जीवन है उसकी सबसे सुंदर मतलब जो आप वीडियो या पिक्चर आप ले सकते हैं वो अंडमान द्वीप समूह में ही ले सकते हैं। जी, तो रश्मित जी, जैसे कि हमारा प्रशासन और बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी ओर से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक आम नागरिक होने के नाते हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है कि हम इसको पर्यावरण की खूबसूरती को बरकरार रखें? हम अपनी ओर से क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? एक तो यहाँ के नागरिकों को में एक तरह से कर्तव्य होना चाहिए, जागरूकता भी नहीं, कर्तव्य होना चाहिए कि जब वो जाते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, जैसे कोई बीच हो गया, कार्बाइन स्कोव बीच हो गया, मरीना पार्क के सामने जो बीच हो गया, या कहीं भी जाते हैं, कोई पार्क में हो गया, तो एक प्लास्टिक का जो उपयोग वो करते हैं तो मेक श्योर करना चाहिए कि वो डस्टबिन में डालें। बिकॉज़ मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि मैं हर साल आती हूँ और हर साल मैं प्लास्टिक हर जगह देखती हूँ। वो प्लास्टिक हमारे समुद्र और मरीन लाइफ के लिए इतनी हानिकारक है कि अगर वो कोई मछलियाँ, जो रेयर मछलियाँ वो अगर कर ले, वो फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, वो देखने को भी नहीं मिलेंगी। तो हमें वो प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो कामकाज है, यहाँ के युवाओं को कामकाज ज़रूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में ही करना चाहिए। यहाँ पर इतने सारे सेक्टर्स है, आप टूर गाइड बन सकते हो, आप बोट्स ऑपरेट कर सकते हो, आप वीडियोग्राफी कैमरा कर में जा सकते हो। सोशल मीडिया का आजकल इतना बड़ा करियर शुरू हो गया है जिसमें आप अपने तस्वीरें ले सकते हो अंडमान को और पूरी दुनिया को भी दिखा सकते हो। आप ट्रैवल्स का काम कर सकते हो, आप ट्रैवल्स के काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि फैसिलिटी दे सकते जी हो बिल्कुल गेस्ट को। जी, फूड से लेकर हमारा A to Z काम, बोट से लेकर कहीं हवाई, जैसे ही एक पर्यटन जहाज में बैठता है तब से लेकर वापसी तक उसकी टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सी ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं। जी, तो वो भी हमारे जो युवा हैं वो कर सकते हैं। तो एक प्लास्टिक का उपयोग ना करें और ये भी सोचें कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं इन इस इंडस्ट्री में। जी, जिसके चलते हम पर्यावरण को तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ जो हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसको भी काफ़ी तरह से सहयोग कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है ना कि आजकल के जो यूथ्स हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट नौकरी की तरफ ही भागते हैं। उनको लगता है कि बस कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए हमें। आपसे और जानना चाहूँगी, जैसे कि आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, तो व्यवसाय आपको कैसे लगता है कि कामयाबी के लिए या तरक्की के लिए बहुत बढ़िया ज़रिया है? ज़रूरी नहीं कि टूरिज़्म की ओर ही, कोई भी व्यवसाय के लिए वो अगर वो आपकी जो जिस चीज़ में रुचि है। मैंने अभी ये देखा है कि काफ़ी जो यहाँ के युवा हैं उनको सोशल मीडिया बहुत पसंद है, जैसे कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। इसमें भी बहुत अच्छी आमदनी मिलती है और स्कोप भी है। अगर आपको लिखने का बहुत शौक है, जैसे कि मुझे भी बहुत लिखने का शौक है, मैं ब्लॉग बहुत करती हूँ, तो आप वेबसाइट्स बना सकते हैं और उसमें ब्लॉग कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के बारे में, या फोटोग्राफर्स बर्ड्स के बारे में, या फोटोग्राफी किसी चीज़ की आपको अगर रुचि है, मरीन लाइफ की, आप उसकी फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं और उनके बारे में दुनिया को बता भी सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी ऐसे जॉब्स हैं। अगर आपको बिज़नेस भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्केल में करना हो, आप छोटे स्केल में भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से टूरिस्ट आते हैं स्वराज द्वीप जैसी द्वीप समूह में, और उनको होता है कि वो द्वीपों को एक ऑटो से या किसी चीज़ से देखें, तो साइकिल से देखें। तो आप साइकिल से उनको मतलब साइकिल दे सकते हैं, उस तरह का छोटा बिजनेस खोल सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपको किस चीज़ में रुचि है। जी,
तो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े से ही शुरुआत करो, आप छोटे दर्जे छोटे से शुरू करके आगे कामयाब बन सकते हो। और साथ ही साथ इको फ्रेंडली का भी यहाँ ध्यान रखा जाता है। रश्मित जी, हमारे द्वीप समूह में पर्यटन उद्योग के ज़रिए पुरुष को तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें महिलाओं की, तो किस प्रकार हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं पर्यटन उद्योग के ज़रिए? तो मैं कहती हूँ कि जो विदेशी पर्यटन आते हैं या बाहर से जो आते हैं पर्यटन, जो अलग अलग राज्य से, प्रदेश से, मैं बोलूँगी कि जो हैंडीक्राफ्ट का जो सामान है, जैसे कि हमारा सागरिका में बिकता है या बाकी और जगह में, जो वो बनाते हैं शेल्स और पर्ल से, जो महिलाएं उनको खरीदें, उनका प्रमोटिंग करें, उनको प्रमोट करें, उनको मार्केट करें, ताकि उन महिलाओं को भी रोज़गार मिले और वो भी अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सके। तो उस तरह का बहुत ज़रूरी है करना कि हम यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट को ज़्यादा प्रमोशन करें, क्योंकि ये जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, ये बाहर के विदेशी जो पर्यटन है वो बहुत उन्हें बहुत पसंद है। और यहाँ के बने हुए जो अगर हम लेके जाना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं अपनी मित्रों के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए। जी, जैसे कि आप अभी बाहर सेटल्ड है, आप पिछले मुझे लगता है 14 वर्षों से आप एक प्रोफेशनल अकाउंट्स का काम भी संभालती है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा कि आपको उस ओर जाना पड़ा? मेरा अकाउंट्स और फाइनेंस में इसलिए था क्योंकि मैं अपने पिताजी और अपनी फैमिली को थोड़ा के बिज़नेस को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहती थी। अच्छा। तो मेरा भी अपने पिताजी की तरह और मेरा बिज़नेस में हमेशा मेरी रुचि रही है। और क्योंकि मैं यहाँ की मैंने यहाँ जन्म लिया है और मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ, मुझे अंडमान द्वीप समूह के बारे में काफ़ी क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में बहुत। तो मुझे था कि मैं फाइनेंस के थ्रू इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन करूं, शायद और इस तरह के जगह बनाऊं जिसमें कि बाहर के जो पर्यटक हैं विदेशी और यहाँ के अलग अलग राज्य के, वो आके देख सके। अब ज़रूरी नहीं है जैसे कि होटल बिज़नेस में ही हर चीज़ या कुछ होना चाहिए। मेरा रुचि है एक रिट्रीट खोलने के लिए, जो बाहर लोग आए, बाहर से लोग आए, योगा सीखें, यहाँ का भोजन करें जो यहाँ की नेचुरल फार्मिंग से के थ्रू हो। तो उस डायरेक्शन में मेरा आजकल काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, जो कि एनवायरनमेंट के अराउंड रहे। क्योंकि मैंने देखा है देश विदेश में आजकल लोग वही चाहते हैं, वो नेचर के साथ ही रहना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम इस मुद्दे पर अगर जाए तो जैसे कि लोग आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, तो विदेश के मुकाबले आपको क्या लगता है कि अंडमान में क्या अंतर है? तो एक तो है कि बाहर में एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड। जी, ऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसमें कि कोई केमिकल्स ना हो। जी। और क्योंकि कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां आजकल बहुत फैलने लगी हैं, लोग आजकल ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हैं। और ये आयुर्वेदिक खाना जिसे हम लोग बोलते हैं, जो हमारे भारत देश में ही पैदा हुई है, भारत देश की है, उसमें काफ़ी जाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो किसान हैं वो केमिकल्स ना यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, और नेचुरल वे में फार्मिंग करें। अच्छा, नेचुरल वे में फार्मिंग करेंगे तो यहाँ की सब्जियाँ खाने के लिए लोगों को भी अच्छा लगेगा। वो एक तरफ से ऑर्गेनिक फूड ही हो गया, देखा जाए तो भोजन है। तो ये उनको करना चाहिए और ये थोड़ा परिवर्तन हमें लाना चाहिए, बिकॉज़ हमें प्रिजर्व करना है इन पेड़ पौधों को, इन जंगलों को, और नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग को। जी, जैसे कि आपका जुड़ाव काफ़ी रहा है अंडमान द्वीप समूह से, अगर हम मौसम के चलते अगर बात करें तो पहले के मुकाबले पहले का जो वेदर होता था और अभी का जो वेदर है, इसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो इसका आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ और आने लग गई हैं कि जो कि पहले नहीं होता था। गाड़ियों के वजह से पोल्यूशन बढ़ता है, लोग साइकिल ये सब चीज़ें नहीं चलाते। जी, धीरे धीरे इसका दौर कम होता चला जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं स्वराज द्वीप था, मैंने उसको भी उस टाइम से देखा है जब वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट नहीं आया करते थे। अच्छा। तो मेरे पिताजी वहाँ पर जाके जंगलों में काम करते थे और और
वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, मतलब कोई आता जाता भी नहीं था उस टाइम में। हाँ। अब जब मैं इस साल गई हूँ तो मैंने देखा इतने सारे टूरिस्ट आए हैं, पर्यटन, और उन्होंने रैपर और प्लास्टिक और ये सब सोला। उसकी वजह से मैं देखा है कि हर साल जो है यहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ती है। बिल्कुल जी। ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल क्लाइमेट चेंज जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक था इस साल, देश विदेश से कितने सारे लीडर्स आए थे, उनका हुआ था, वो इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर में जो ये डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ ना काटें, इनको प्रिजर्व करके रखें। और इसके वजह से ये भी नहीं कि जो इंडोनेशिया जो कि अंडमान से बहुत ही पास में है, वहाँ पर क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, 1 डिग्री टेम्परेचर जो है हमारा अंडमान में भी हर साल बढ़ रहा है जी। तो इसका इफेक्ट हम अंडमान में भी नहीं, हम बाहर देशों में भी देख रहे हैं जी। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो है इसके बारे में हमें डेफिनेटली आगे जाके बहुत ही सीरियसली हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और यहाँ के लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मान लीजिएगा किसी को छोटे से छोटा अगर शुरुआत करना है, आप एक बिजनेस फैमिली से है, तो कोई युवक ही है, यूथ्स है, तो कैसे शुरुआत कर सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो कुछ किसी चीज़ में रुचि रखते हैं, अगर वो बिज़नेस में रुचि रखते हैं, अगर वो लिखने में रुचि रखते हैं, अगर वो क्रिएटिव है, तो उस तरह का कोई भी टूरिज़्म से रिलेटेड अगर वो कोई एम्प्लॉयमेंट करते हैं या कोई काम करते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी युवाओं को, आप सोचिए और देखिए कि आपको किस चीज़ में आपको रुचि है। उस रुचि वाली चीज़ों को आप ज़्यादा उसमें अपना ध्यान लगाएं और उसमें रिसर्च करें और उसमें पढ़ाई करें बेशक, और फिर आके उसमें पोर्ट ब्लेयर को थोड़ा टूरिज़्म के रिलेटेड में, इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका उसके अंडमान द्वीप समूह को आप अपना बढ़ाएं। जी। ऐसे देखा गया है ना कि विदेशों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, एटमॉस्फेयर को जो है पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए वहाँ पर फाइन किए जाते हैं। तो हमारे अंडमान में ऐसा नहीं है, ये कितना ज़रूरी है? क्या इससे लोगों में डर बैठता है? ये बहुत ही अच्छा आपने मुझसे पूछा। ये फ़ाइन बहुत ज़रूरी है। कचड़े फेंकने का फ़ाइन होना चाहिए मेरे ख्याल से, जिस तरह प्लास्टिक फेंक रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर पेड़ काटते हैं तो डिफॉरेस्टेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए भी फ़ाइन लगना चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप घर बनाना चाहते हैं बड़ी तो आप काट दीजिए। परमिट्स होने चाहिए एक तरह से और फाइन्स लगनी चाहिए उस चीज़ों। प्लास्टिक के लिए होना चाहिए, गार्बेज के लिए। मुझे पता है सिंगापुर अब जैसे ले लें, वहाँ पर अगर आप देखे जाए तो वहाँ पर अगर आप गार्बेज भी फेंकते हैं तो आपको गवर्नमेंट फ़ाइन देती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे पास गार्बेज में भी जो हैं इतने सारे बिन्स हैं, हरे रंग के बिन है, ब्लू रंग के, उनका यूज़ करें। वो हरे रंग का जो बिन है उससे आप जो घास वगैरह है उससे खाद बनता है। तो वो सब चीज़ों के बारे में लोगों को थोड़ी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ही कर सकते हैं। जी। तो क्या लगता है रश्मि जी आपको कि ये जो नशीले पदार्थों का सेवन है, कहीं ना कहीं क्या ये भी हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है? द्वीप समूह में नशीले पदार्थों का तो सेवन करना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बाहर देशों में भी ये काफ़ी हद से अगर है बट रिस्ट्रिक्टेड है। जी, जी। तो इसमें आपको यहाँ तो आपको अपने डॉक्टर से लेना पड़ता है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, वो सब, और उसके, और अगर आप नहीं करते तो आपको वहाँ पर काफ़ी तरह से सज़ा भी मिलती है। तो नशीले पदार्थों का तो सेवन हमें मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये एक ऐसा द्वीप समूह बने जो नेचुरल और नेचर के मतलब खिलाफ जाए। हम चाहते हैं कि इसको प्रिजर्व किया जाए। बिल्कुल, ताकि भविष्य में भी जो हमारे बच्चे हैं आने वाले, वो भी इस पर्यावरण की खूबसूरती का लुत्फ उठा पाए। ये बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आज हम इसे बरकरार रखेंगे तो आगे जाकर इसे खजाने के रूप में हम बचा सकते हैं। तो रश्मि जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, खास करके जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, आप उनको क्या संदेश या क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी, अंडमान द्वीप समूह में रहना एक तरह से प्रिविलेज है, और यहाँ की जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, इसको एक्सपीरियंस करना भी एक तरह से बहुत ही प्रिविलेज है। बहुत ही कम लोग हैं जो दुनिया में जिनको इस तरह का मौका मिलता है। तो हमें
इसको बरकरार रखना है, हमारा फ़र्ज़ है कि इसे प्रिज़र्व करके रखें। और आगे जाके अंडमान द्वीप समूह में अब जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुल गया है, इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। और पर्यटन की बात करें तो उसमें काफ़ी जो है टूरिस्ट वो आके जाके बहुत आएंगे। जी, तो रश्मित जी, आपने आज इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, पर्यावरण हमारी धरोहर है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब तक सदियों से हमने पर्यावरण से कुछ न कुछ लिया ही है। अब वक्त आ चुका है, हमें सावधान होना ही पड़ेगा। तो अपने पर्यावरण को बचाइए, आसपास साफ सुथरा रखिएगा और हाँ, जितना हो सके पानी ज़रूर पीजिएगा। चलते चलते इस अंक से अब इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।